कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेज में आप सब परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं महिपाल स्वामी आपके पाठ्यक्रम का आज एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय छंद शास्त्र ये लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, खुश हैं और पूरे मनोयोग से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। छंद शास्त्र में आज हम इसका सांगोपांग वर्णन है ना पूरा ए से लेके जेड तक पढ़ेंगे। और मैंने पाठ्यक्रम परिचर्चा में बताया था कि छंद है, संज्ञा प्रकरण है, बड़े सीधे और सदैव टॉपिक हैं, इनमें उलझने कम हैं और यहाँ से प्रश्न आते हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए अपने ना। जैसे संज्ञा प्रकरण में एवरेज 9 प्रश्न आते हैं, 9 या 10, छंद में भी 8 या 9-10 प्रश्न आते हैं। तो वो यहाँ से प्रश्न, ये अंकदायी टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्न गलत किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आप पूरे धैर्य के साथ एक एक बातें सुनते जाओ, यहाँ से आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं। और प्रश्न गलत होना तो दूर की बात, हमने एक ध्येय वाक्य लिखा, पलक झपकते ही आंसर। आप मेरी बात को थोड़ा सा धैर्य से सुन लोगे तो आज मैं वादा करता हूँ आपको कि आज के बाद में, इस क्लास के बाद में छंद के मामले में आपकी पलक झपकेगी ना, ऐसे पलक झपकेगी, उससे पहले आप बता दोगे है ना कि इसमें ये छंद है। छंदों के जो प्रश्न हैं वो 1-2 प्रश्न तो इनकी परिभाषा है, कितने प्रकार के हैं, क्या है, सामान्य जानकारी आ सकते हैं। रीट वालों के तो ऊपर से प्रश्न आ जाएगा ना कि छंद की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार का होता है। इस प्रकार से जो अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे अपन, तो आपके तो इजीली प्रश्न आने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा जटिल बातें नहीं सीखनी है, सामान्य बातें जो अभी मैं आपको बताऊंगा, आप लाइन टू लाइन लिखते जाओ, वहीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम सरलात कठिनम प्रति शिक्षण सूत्र को फॉलो करते हुए और पूरी की पूरी बातें पढ़ेंगे। और लास्ट में जब अपन ने क्लास है वो 70% तक चली जाएगी तो आपकी पलक झपकते ही आपका छंद का आंसर आने लग जाएगा, ऐसा आपको अभ्यास हो जाएगा। तो अपन इसकी शुरुआत करते हैं आज। और सबसे पहले ये देखते हैं कि छंद होता क्या है, छंद क्या है। तो सबसे पहले आप लिखो, नोट्स बनाओ, छंद क्या है। तो ये क्या है, ये छंदस शब्द से बना है, इसका मूल शब्द है वो छंदस है। और इस शब्द के 2 अर्थ बताए गए हैं, रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है छंदांसी छादनाथ, और अगर अपन संस्कृत लिख रहे हैं तो पूरा शुद्ध लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, छंदांसी छादनाथ। और इसका मतलब क्या हुआ, आच्छादन, ठीक है ना, आच्छादन। और इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, दूसरा मतलब होगा आह्लादन, आह्लादनम, ठीक है ना। ये किसका मतलब होगा कि मन को मोहित कर लेना, है ना, एकदम स्वर, इसका सस्वर वाचन सुनते ही मन मोहित हो जाए, है ना, मन को मोह लेने वाला, मन को हर्षित कर देने वाला। और इसका मतलब होता है आवरण या ढक लेना, है ना, आवरण या ढक लेना, ठीक है। तो आप इसको परीक्षा की दृष्टि से इसको याद रखेंगे, आपको विकल्प में मिल सकता है रीट में कि छंदस शब्द है, इसका क्या मतलब। तो छंदांसी छादनाथ, छादनाथ का मतलब आच्छादन, आच्छादन का मतलब ढकना, है ना, ढकना, आवृत करना। तो सामान्य से जानकारी है वो याद रखना, या तो ढकना है या फिर मन को मोहित कर देने वाला, ऐसा सामान्य सा परिचय इसका हमें याद रखना है, वो विकल्प में ऐसा मिल सकता है। उसके बाद में लिखो, संस्कृत में पद्य की रचना, संस्कृत में पद्य की रचना 4 चरणों में होती है ना, 4 चरण। और ये चरण है, और मैं शुद्ध संस्कृत की बात करूं तो इसको लिखेंगे पाद, ठीक है ना। इसमें 4 पाद होते हैं। ये पद्य जो होता है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, श्लोक कहते हैं।
सामान्य भाषा में इसको श्लोक कहते हैं, और अंग्रेजी वाले इसको क्या कहते हैं, स्टेंजा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको स्टेंजा कहते हैं। और इसकी खास बात है कि इसमें 4 चरण होते हैं, ऐसे, फिर ये और फिर ये। और परीक्षक वो क्या कहेगा कि एक बड़ा सा श्लोक देगा आपको, और वो कहेगा कि इसमें कौन सा छंद है। तो आप वो सोचेगा कि बच्चा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ेगा तो उसका टाइम भी खराब हो जाएगा, और कहीं ना कहीं बच्चा बड़े से श्लोक को देख करके, पद्य को देख करके उलझन में आ जाएगा, उलझन में जल्दबाजी में वो गलत कर देगा। वो ऐसा मान करके आपको बड़ा सा पद्य देता है, लेकिन हम जब पढ़ लेंगे तो हम इसको पूरे को पढ़ेंगे नहीं, इतना सा पढ़ेंगे अपन, है ना, इसका 25% पढ़ेंगे, और 25% पढ़ते ही अपन पलक झपकते ही एक आंख बंद करके और ठक देने से इसका सही आंसर निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये इस स्किल को डेवलप करने के लिए हमें थोड़ी सी क्लास को बड़े ध्यान से सुननी पड़ेगी। तो 4 चरण होते हैं। उसके बाद में लिखो पादों की रचना, है ना, चरणों की पादों की रचना अक्षरों में पादों की रचना या तो अक्षरों में होगी या फिर मात्रा में होगी, है ना। अपन अभी सिर्फ और सिर्फ छंद के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना। इनकी रचना या तो अक्षरों में है या फिर मात्राओं में है। 2 ही प्रकार से इनकी रचना होती है, या तो ये श्लोक है ये अक्षरों से बना होगा या फिर मात्राओं से बना होगा, और इसी के आधार पर इसकी पहचान होगी, ठीक है ना। अब ये जो अक्षर हैं ये क्या है, तो या तो ये स्वर होगा, अक्षर क्या है, या तो स्वर हो सकता है, या फिर ये स्वर सहित व्यंजन होगा, स्वर सहित व्यंजन। देखो भाई, पलक झपकते अगर आंसर देने का स्किल डेवलप करना है तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, है ना। स्वर सहित व्यंजन होगा। इस अक्षर की बात कर रहे हैं अपन कि वो कह रहा है या तो ये होगा, है ना, ये अक्षर है और छंद के हिसाब से, या फिर ये भी है ना। इसमें क, का, के, की, कु कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अक्षर है और ये अक्षर है छंद का ना, और ये क्या है, ह्रस्व है, आप सब जानते हो, और ये क्या है, दीर्घ है ना। ये सामान्य सी जानकारी आपको रखनी ही पड़ेगी। आगे लिखो मात्रा का संबंध उच्चारण काल से। आप देखो परीक्षा में आपको रीट को तो यही पूछ लेगा, मात्रा का संबंध किससे है, ह्रस्व दीर्घ से नहीं है, उसका है उच्चारण काल से, है ना, उच्चारण काल से। तो ऐसे शाब्दिक अर्थ इसका क्या हो गया, उच्चारण काल से मात्रा का संबंध है। और अगर एक मात्रिक होगा, ऐसे लाइन टू लाइन याद रखो, एक मात्रिक होगा ये तो ह्रस्व स्वर होगा। अगर ह्रस्व स्वर होगा तो वो एक मात्रिक होगा, और दीर्घ स्वर होगा, है ना, दीर्घ स्वर होगा तो वो क्या होगा, द्विमात्रिक होगा, है ना, द्विमात्रिक। ये सारी चीज़ें अभी उलझन में मत आओ आप, ये तो एकदम से सोल्व हो जाएंगे ना। आप तो बस लिखते जाओ कि दीर्घ स्वर मिल गया तो हम द्विमात्रिक कहेंगे, और ह्रस्व स्वर मिल गया तो हम उसको एक मात्रिक कहेंगे। इतनी सी बात आपको समझनी है, लिखनी है, ठीक है। अब देखो ये जिस अक्षर की बात करी थी ना अपन ने, वो क्या होता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि अगर ह्रस्व स्वर है तो उस पर इसको अपन लघु मानेंगे, और ये अगर दीर्घ स्वर है तो इसको हम गुरु मानेंगे। तो आप इसको लघु को पहचानो और गुरु को पहचानो, जो अब तक आप पहचान चुके हैं। ये रीट वालों के लिए बहुत सिंपल बातें ही हैं, इससे आपकी सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगे। आप देखते जाओ, ये लघु है और ये गुरु है। और आप एक लाइन लिख सकते हो कि सामान्य स्थिति में ह्रस्व स्वर वर्ण हमेशा लघु होता है। सामान्य स्थिति में ह्रस्व स्वर हमेशा लघु होता है, ये होता है सामान्य स्थिति में। लेकिन यदि ये ह्रस्व स्वर अनुस्वार युक्त है, किसके, अनुस्वार युक्त है, ठीक है, या फिर विसर्ग युक्त है ना, ऐसे ही लिख लो आप, है ना। तो क्या होगा, युक्त है तो ह्रस्व स्वर लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाएगा ना, लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाएगा, ह्रस्व होते हुए भी वो दीर्घ माना जाएगा, गुरु माना जाएगा ना। ये लघु है और ये गुरु है। आपने पूरी बात तो लिख लेना
कि यदि ह्रस्व स्वर अनुस्वार युक्त है और विसर्ग से युक्त है तो वो क्या लघु होते हुए भी क्या है ह्रस्व होते हुए भी दीर्घ माना जाएगा और उस पर गुरु का चिन्ह लगेगा। किसका चिन्ह लगेगा? गुरु का चिन्ह लगेगा। देखो मैं आपको समझाऊं, ये क है सरल से सरल भाषा में, इस पर अभी क्या है लघु का चिन्ह लगना स्वाभाविक है। और अगर ये आ गया इस तरीके से, अब क्या होगा, हमें क्या करना है कि इसमें स्वर तो वैसे भी ह्रस्व ही है, लेकिन कंडीशन ये लगा दी थी कि अगर अनुस्वार युक्त है तो ये क्या हो जाएगा, ये गुरु होगा, ये गुरु हो गया। और यही क है, अगर ये ह्रस्व है लेकिन ये विसर्ग युक्त हो गया तो अब ये गुरु होगा। एक बात और लिख लो, एक बात आपको और लिखनी है कि संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण नित्य क्या होता है, गुरु माना जाता है। गुरु माना जाता है, होता नहीं है वो माना जाता है, नियम है ये, है ना। संयुक्त वर्ण आप पढ़े हो ना, जैसे क्ष त्र गे, ये संयुक्त वर्ण का आदर्श रूप है ना। ये कैसे बना, रीट वालों कैसे बना, ये इससे बना क और श से, ठीक है। ये किससे बना, त और र से, और ये किससे बना, ये ज और य से। इनसे पहले कोई भी वर्ण है ना, तो वो ह्रस्व होते हुए लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा। बस इतनी सी बात याद कर लोगे तो आपका काम हो गया। रीट में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बस ये 4-5 चीज़ें तो बात आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाऊं कि ये है अनिल, तो भैया ये हो गया लघु और ये हो गया लघु, ये हो गया लघु, ठीक है। मुझे लघु बनाने में इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूं प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे थोड़ा सा सरलात कठिनम प्रति जाना होगा और मुझे ये देखना होगा कि ये प्र है ना, ये प आधा है और ये रे पूरा है, तो भाई ये प्र हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें स्वर क्या निकला, स्वर तो इसमें ह्रस्व ही है, तो मैं इसको ह्रस्व करूंगा। लेकिन मैंने जैसे आगे देखा तो मुझे ये संयुक्त वर्ण मिला ना, ये संयोग संज्ञा होती है संस्कृत में, जो मैंने संज्ञा प्रकरण में बहुत डिटेल से पढ़ाया था। एक आधा और एक पूरा, ये दोनों मिलकर के संयुक्त वर्ण हो गए। इससे पहला वर्ण हमेशा क्या होता है, गुरु होता है ना। ये कंडीशन थी जो मैं लिखवा चुका हूँ। अच्छा, इसको क्या माने अपन, इसमें भी तय में तो कोई स्वर है नहीं और ये में क्या है, ह्रस्व है, तो ये ह्रस्व होने के कारण ये भी लघु होना चाहिए। लेकिन इससे आगे क्या है, ये संयुक्त वर्ण है, ये वाला क्या है, संयुक्त वर्ण है। मैंने समझाया था आपको, क और श मिलके बना है, तो ये भी गुरु होगा। अब इसका अक्षय का क्या करें, अक्षय में देखो क्या करें अपन, मैंने बताया था कि ये जो अनुस्वार युक्त वर्ण होता है ये भी गुरु होता है। तो आपको जहाँ पर भी लास्ट में ये हलंत में मिले ना, तो आप इसको क्या मानो, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको अनुस्वार ही मानना है ना। बाकी में कंडीशन लागू नहीं होती है, बाकी आधे में नहीं होती, इसी में होती है ना। तो ये अनुस्वार युक्त होने के कारण गुरु हो गया। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो भाई, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप बोर हो रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेंगे और कोई उपाय है नहीं इनका, है ना। अगर अपन और देखें तो प्रकृति, इसको बड़े ध्यान से देखना आप, वही प्र है ना। और इस प्र को अपन क्या करेंगे, नियम के अनुसार लघु करेंगे, तो लघु कर देते हैं, क्या दिक्कत है। अपन ने क्या कर दिया, लघु कर दिया, लो जी कर दिया लघु। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ये क और ये री है ना, इसको भी संयुक्त वर्ण मान लेते हैं। ये मत कर देना बस परीक्षा में, ये गलती मैंने भी करी थी और आप मत कर देना। लेकिन आप इसको संयुक्त वर्ण मत मानना, ये तो स्वर है, स्वर तो वही बात है, क को कोई संयुक्त वर्ण थोड़ी है, इसमें क है और इसमें है, वैसे ही इसमें क और री है, तो री तो वो है स्वर वर्ण है, तो इसको अपन अब लघु मानेंगे। और अब क्या मानेंगे इसको, री छोटी है तो ये भी लघु है और ये भी लघु है, ये तीनों अपने क्या हो गए, लघु हो गए। और देखो ये कुछ एग्जाम्पल देख लो भैया, विक्रम है,
है ना। तो ये लघु है ही, लेकिन ये लघु है, लेकिन क्या करेंगे अपन इसको क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे। ये समझ लो भैया, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दीर्घ कर दे। अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूज है कि इसको दीर्घ कैसे कर दिया, इसमें तो छोटी ई है, तो वो जान ले कि भैया ये क है ना, ये क और ये र मिलके बने क्र, और ये संयुक्त वर्ण है, इससे पहला छोटा होता है वो भी बड़ा माना जाता है और वो गुरु होता है। अब क्या होगा, ये क्या होगा, ये तो ह्रस्व है तो ये लघु हो जाएगा, और ये विसर्ग युक्त है तो गुरु हो गया। इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपका काम हो गया, आप तो छंद सीख गए, आपको तो बहुत अच्छा आने लग गया। लेकिन आप ये याद रखना, इसमें और इसमें हमेशा फर्क है, ये संयुक्त वर्ण नहीं है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो आगे लिखो आप, यति। एक क्या यति, यति का सिंपल सा मतलब अगर पूछ ले तो बता देना कि अपन सस्वर वाचन करते हैं, ऐसे तो नहीं कि वो कंटिन्यू बोलते जाएंगे ना, श्वास तो लेते हैं, हारमोनियम भी तो हवा आती है ना, तो हमारा श्वास जब खत्म हो जाता है तो अपन रुकते हैं। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि आप यहाँ से पहले नहीं रुक सकते, चाहे श्वास आप लंबा ले लो, लेकिन आप में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि यहाँ तक तो आपको सस्वर वाचन करना ही होगा। तो जहाँ पर अपन रुक करके थोड़ा सा श्वास लेते हैं ना, वो यति होती है, ठीक है। और एक होता है गण, एक होता है गण, ठीक है ना। गण की क्या होता है, 3 वर्णों का समूह। क्या कहोगे आप, 3 वर्णों का समूह है। छोटी छोटी बातें आप लिखनी पड़ेंगी आपको सपनों को साकार करने के लिए ना। 3 वर्णों का समूह क्या हो गया, गण हो गया। जैसे अपने लिखा था ना प्रत्यक्षम, तो इसको तो अनुस्वार मान लिया अपन ने, तो 1 2 3 ही तो वर्ण है ना, ये एक गण हो गया, ये एक गण हो गया। और लिखो संस्कृत में, संस्कृत छंद शास्त्र में 8 गण होते हैं ना। वो रेट में पूछेगा कितने गण होते हैं, तो आप स्मार्टली 8 बता दोगे, ठीक है। और देखो भाई क्या होता है, और लिखो छंद 2 प्रकार के होते हैं। वो पूछेगा आपसे छंद कितने प्रकार के होते हैं जी, तो आप बहुत ही स्मार्टली कह दोगे कि छंद 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो क्या हो जाएगा, वृत्तम हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सुंदर सा लिखो, आपके नोट सुंदर होने चाहिए भैया, वृत्तम। और एक क्या हो जाएगा, दूसरा इसका प्रकार कौन सा हो जाएगा, जाति, ठीक है ना। ये याद रखना पड़ेगा, वृत्तम क्या होता है और जाति क्या होता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, वृत्तम में वर्णों की गणना की जाती है। क्या लिखो, वृत्तम में वर्णों की गणना की जाती है, ठीक है ना। इसलिए इसे वर्णिक छंद भी कहते हैं, लिख लिया होगा आपने। इसमें वर्णों की गणना की जाती है, ये लिख लिया, इसलिए इसको वर्णिक छंद भी कहते हैं। ये गलत लिख दिया, वर्णिक है, वार्णिक नहीं है, वर्णिक छंद, है ना। आप वर्णिक छंद लिखोगे। और जाति में किसकी गणना होती है, मात्रा की होती है, मात्रा की होती है। तो पहले अपन डिस्कस कर लिया ना। अब आपको पूरे छंद पढ़ने के बाद में एक लिस्ट बनानी है कि ये तो हैं वर्णिक छंद हैं जिनको वृत्तम कहते हैं, और ये जाति छंद है, ठीक है ना। एक पूरे पढ़ने के बाद में लिस्ट बनाना, क्योंकि एक प्रश्न तो यही आ सकता है कि निम्न में से कौन सा वृत्तम है, वर्णिक छंद है, कौन सा जाति है। ये एक प्रश्न आ सकता है, ऐसा कई बार आया है ना। रीट में तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बहुत हार्ड थोड़ी आएंगे। वो 3 छंद दे देगा, इनमें से कहेगा निम्न में से कौन सा वृत्तम वर्णिक छंद है, कौन सा जाति है ना। तो वो लिस्ट सबसे लास्ट में बनेगी अपनी, है ना। अभी नहीं बनेगी, अभी बना देंगे तो फिर पलक झपकते आंसर कैसे दे पाएंगे। इतना जटिल थोड़ी करना है ना, जीवन को जटिल नहीं बनाना, बहुत आसानी से करना है अपने को। अब देखो ये जो वृत्तम है ना, ये 3 प्रकार का होता है। छंद का ही तो दूसरा नाम है वृत्तम। ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक प्रकार का लिखो संवृत्तम, यहाँ से भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। संवृत्तम क्या होता है, अर्ध संवृत्त क्या होता है, और विषम वृत्तम। ये 3 प्रकार हैं इसके वृत्तम के, संवृत्त, अर्धसंवृत्त और विसंवृत्त, है ना। ये 3 प्रकार के हैं। इसका मतलब है इसमें चारों चरण है ना, पाद जिसकी बात करी ना, पाद 4 चरण वो समान होते हैं। वो क्या होते हैं, समान होते हैं। शॉर्ट में लिख लो, समान होते हैं। और इसमें क्या होता है,
पहला और तीसरा, आप 1 और 3 मत लिखना, पूरी लाइन लिखना भाई, ये गलत आदत मत डालना। और 2 और 4 है ना, ये समान होते हैं है ना, सेम मत लिखना, आप तो पूरी लाइन लिखना। और इसमें सारे के सारे भिन्न भिन्न होते हैं ना, चारों चरण भिन्न भिन्न होते हैं। आप पूरी बात लिखोगे, विषमवृत्त में चारों चरण भिन्न भिन्न होते हैं, अर्धसमवृत्त में पहला तीसरा और दूसरा चौथा। इतनी सी बात आप बड़े ही अच्छी राइटिंग में और ठीक से लिखोगे, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं अपन। अब अति महत्वपूर्ण बात स्टार्ट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण। हमने कहा था कि हमारे पास 8 गण है, 8 गण, यही तो बात करी थी ना हमने। इन 8 गणों को कैसे याद करोगे? रटोगे तो जिंदगी भर रटते रहोगे, परीक्षा में भूल जाओगे, प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इसका एक सूत्र है, ये माता राजभान सलगा, ये माता राजभान सलगा। अगर ये जिसको याद हो गया ना, वो तो छंद शास्त्र का विद्वान बन गए, ये मान लो। वो कभी परीक्षा में मार नहीं खाएगा, वो कभी परीक्षा में मार खाएगा ही नहीं। 8 गण इसी से बनाएंगे अपन, है ना। पहला गण कौन सा हो गया अपना? ये माता। हमने क्या किया, ये तीनों वर्णों को, पहले वालों को उठा लिया, ये 3-3 के जोड़े से 8 गण बन जाएंगे अपने, ये बन गया है ना। अब और 3 लेंगे अपन सेकंड नंबर पर, तो 3 कहाँ से लें? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मातारा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा गण अपना कौन सा होगा? ताराजय, ठीक है। चौथा अपना गण कौन सा होगा? राजभा, ठीक है। और 5वां गण कौन सा होगा अपना? जय भान, ठीक है ना। और छठा भानस। और 7वां नसल। और 8वां सलगा, ठीक है। देखो ये अगर आप वैसे रटने की कोशिश करोगे तो भूल ही जाओगे, ऐसा स्वाभाविक है भूलना। लेकिन आप ये माता राजभान सलगा याद रखना, आपको ये लाइन हर हाल में याद करनी है, सपनों को पूरा करने के लिए, है ना, परीक्षा को पास करने के लिए। अब देखो ये माता में कैसे होता है कि ये अपन क्या करेंगे, इसको, ये लघु है, ये गुरु है, ये गुरु है। इसमें कोई किसी को दिक्कत हो तो अभी बता दो भाई कमेंट बॉक्स में, है ना। ये गुरु है, ये गुरु है, ये गुरु है, क्योंकि सारे दीर्घ स्वर हैं। ये दीर्घ स्वर है तो ये गुरु है, ये गुरु है, ये लघु है। और ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 1 2 1, है ना। और गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु लघु गुरु। यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए बात। अगर यहाँ पर अब भी कंफ्यूज है तो मामला समझ में नहीं आएगा। नहीं, ये माता राजभान सलगा, ये माता राजभान सलगा को थोड़े से उच्चारित करोगे ना 1-2 दिन में तो याद हो जाएगा। फिर 3 वर्णों के गण बना लो, परीक्षा में यहीं से अपने को सारे गण बनाने, इनको रटना नहीं है बिल्कुल। रटोगे तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे, रटना नहीं है। दिमाग की एक सीमित कैपेसिटी है, ऐसे असीमित चीज़ें नहीं है। अगर डालोगे तो वो काम की चीज़ें भी फिर भूल जाओगे आप, ठीक है। अब देखो अपन थोड़ा सा है वो प्रैक्टिकली अप्लाइड बनाते हैं इसको। मैंने कहा ना प्लग झपकते ही आंसर, क्या कहा था मैंने? प्लग झपकते ही आंसर। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैंने वादा किया है आपसे कि प्लग झपकते से ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। कितना ही वो हार्ड स्टेंजा श्लोक पद्य दे दे वो, अपने को तो प्लग झपकने से पहले आंसर निकालना है। ये हमारा अनुभव है, हमने कईयों के प्लग झपकते ही आंसर निकलवाए हैं, तो आपका भी निकलेगा। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुन लो, बस थोड़ी सी बातें और बताऊंगा, ज़्यादा आपको जटिल नहीं बनाऊंगा इसमें ना। देखो ये अनुष्टुप छंद सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, है ना। वो परीक्षा में एक अनुष्टुप छंद का उदाहरण देगा और वो कहेगा कि फटाफट बताओ इसमें कौन सा छंद है, और हम बहुत इजीली समझ लेंगे इसको। सबसे पहले लिखो अनुष्टुप छंद में या अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में या पाद में 8 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं?
8 वर्ण होते हैं। बस एक बात तो याद रखनी है कि अनुष्टुप छंद है उसमें 8 वर्ण होते हैं। ये सब के चक्कर में मत पड़ना तुम, ये याद मत करने लग जाना भाई, है ना। ये तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ये याद करोगे तो फिर जीवन जटिल हो जाएगा ना। आपको याद क्या करना है कि प्रत्येक चरण है ना, मैंने कहा कि स्टेंजा के श्लोक के पद्य के 4 चरण होते हैं ना, चारों में हर एक चरण में 8 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बस ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब याद करोगे तो पलक झपकते आंसर कैसे आएगा, वो तो उलझ जाओगे, दिमाग तो उलझ जाएगा आपका। काम की बात है कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। ऐसे 4 चरण है ना, 8 8 8 और 8, ठीक है ना। ये याद रखना आपको, है ना। टोटल कितने हो गए? 832। अब देखो ये कह रहा है कि श्लोक है, वो कह रहा है कि श्लोके षष्टम गुरुगेयम, श्लोके षष्टम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। देखो इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो संस्कृत की थोड़ी जटिल होती है ना टाइपिंग, तो वो आप मान लो, समझदार हो आप, कि ये कहता है कि श्लोक के षष्टम गुरुगेयम, वो कह रहा है कि आपने 8 वर्ण माने थे ना, 8, ये 8 वर्ण, उसमें क्या है, वो कह रहा है कि 8 में छठा है ना, छठवां, वो क्या होगा? गुरु होगा। वो क्या होगा? गुरु होगा। इस बात को ध्यान से सुनो। और 5वां होगा ना, 5वां वर्ण होगा वो लघु होगा, ठीक है। और अपने को और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी आप लिखो कि दूसरा और चौथा चरण है ना, उसमें क्या? 7वां क्या होगा? 7वां ह्रस्व होगा, है ना। और पहला और तीसरा चरण है ना, उसमें ये 7वां है ना, ये क्या होगा? दीर्घ होगा, ठीक है ना। इतनी सी कंडीशन बताइए इसमें, है ना। ये आपको आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए। आपको दिख रहा है क्या? साफ साफ दिख रहा है। मैंने थोड़ा सा कलर ठीक नहीं चुना, फिर भी आप लिख लोगे, समझदार हो ना। अब देखो इसको प्रैक्टिकली अपनाते हैं अपन, और कैसे जीवन सरल बना देते हैं ये चीज़ें, वो देखना है, ठीक है। अब देखो ये परीक्षा में आ गया, मान लो आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ यहाँ ध्यान देना है। ये परीक्षा में आ गया, है ना। और ये प्रश्न नंबर 21 आया। अचानक से ही आपके सामने एक लंबी सी लाइनें आई, और इसमें ऊपर देखा तो पूछा कि इसमें छंद कौन सा है, इसमें छंद कौन सा है। बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात को ना। तो आपने क्या किया? आपने सबसे पहले ये देखा कि मैं वर्ण गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो 8 वर्ण हो गए। इसका मतलब ये क्या है? अनुष्टुप छंद है। आपने क्या माना? अनुष्टुप छंद है। और अनुष्टुप छंद है तो आपने क्या किया? 1 2 3 4 5, 5वां तो क्या इसमें लघु है, और छठा क्या इसमें गुरु है। क्यों छठा गुरु क्यों है भाई? ये नू तो छोटा है, ऊ तो छोटा है, वर्ण ह्रस्व स्वर है, तो आपने कैसे कर दिया गुरु? इसलिए कर दिया, ये तो है ना, ये संयुक्त वर्ण, इससे पहले वाला हमेशा क्या होता है? गुरु होता है ना, तो अपन ने गुरु कर दिया। अब इससे ज़्यादा कुछ देखने, पलक झपकते ही बात समझ ली अपन ने कि ये भैया क्या है? ये अनुष्टुप छंदी है ना। देखो ऐसे ही अब आगे आपको नहीं देखना, थोड़ा सा और अभ्यास कराऊंगा तो आप मान लोगे। जैसे मान लो कि यहाँ से लाइन स्टार्ट है, यही आ गई मान लो, तो आपने क्या किया? 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8 वर्ण है। इसका मतलब क्या? अनुष्टुप। अब 8 वर्ण आते ही आपको ये समझ में आने जाने चाहिए, बाकी छंदों से मेरे को कोई मतलब नहीं है, बाकी जितने छंद पढ़े थे वो सब हटा दो दिमाग से, कुछ नहीं, सिर्फ अनुष्टुप। अनुष्टुप में 2 बातें तो याद रखनी है, सर्वत्र पंचम लघु और षष्ठम गुरु, है ना। छठा गुरु है और 5वां लघु है। तो गिनो इसमें 1 2 3 4 5, 5वां लघु है और छठा गुरु है। बताओ, अब इतना ही तो देखना है, ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए। चलो एक उदाहरण और देखो। वो कहता है मणिना भूषित सर्पे, हाँ, दुर्जन परिहर्तव्य है ना, विदालंकृतोपि सद मणिना भूषित सर्पे किम औषौ न भयंकर। ये एक जटिल से लाइन आपको परीक्षा में मिल गई। प्रश्न नंबर था 40वां, और आपको कहा कि जल्दी से बताओ इसमें कौन सा छंद है। अब आप क्या करोगे? आप सबसे पहले ये करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8 है, तो अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे 8 का मतलब ये अनुष्टुप छंद है,
और अब हमें बाकी छंदों से कोई मतलब नहीं है। अनुष्टुप के बारे में सोचेंगे ये क्या मामला है, तो वो कहेगा कि पांचवा तो क्या है, लघु है और छठा गुरु है। 1 2 3 4 5 ये तो भैया लघु है और ये छठा गुरु है। ये छठा गुरु कैसे हो गया, क्योंकि ये तय और रे से मिलकर के संयुक्त वर्ण से मिलकर के बना है, तो इससे पहले वाला हमेशा गुरु है। अब इससे आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, पांचवा लघु और छठा, बाकी कहानी से आपको क्या मतलब है, क्या लेना देना है। आपको तो परीक्षा पास करनी है, आपको निशाना लगाना है, वहां पर कोई विद्वत्ता थोड़ी दिखानी है, ठीक है ना। देखो मान लो कि आपको ये लाइन मिल गई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, है ना, पूरा श्लोक मिला। अब आप क्या करो, आपके सामने 21वें नंबर का प्रश्न आ गया, छंद बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब पांचवा तो क्या हो गया, लघु हो गया, और छठा क्या हो गया, गुरु हो गया। वो अनुष्टुप छंद है। अब बताओ इसमें कोई प्लग झपकने से ज़्यादा टाइम लगा है क्या? लगा तो मुझे बताओ। अब देखो प्रश्न ये उठता है कि साहब ये तो आपने बता दिया तो ये तो आपने बता दिया, लेकिन हम कैसे मान लेंगे कि ये 8 वर्ण यहाँ तक है और ये एक पाद है यहाँ तक है, क्योंकि वो श्लोक को इस कंडीशन में दे, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये श्लोक इस कंडीशन में हमेशा ही मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम सर कैसे मान लें कि ये 8 वर्ण यहाँ तक ये चरण है, ये पाद यहीं तक है, ऐसे कैसे मान लें, ये तो बड़ी सी लाइन है। तो देखो बच्चों, ये आपका डर स्वाभाविक है, इसका भी मैं निराकरण करता हूँ, क्योंकि बात सिर्फ छंद की और बात सिर्फ परीक्षा की नहीं है, बात आपके जीवन और उससे जुड़े हुए सपनों की है। और आप किसी भी कीमत पर इन सपनों को पूरा करने के लिए अभी पूरे उद्यत हो ना। तो आप कह रहे हो कि इसमें मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि ये 8 वर्ण करके, और कैसे मान लूँ कि ये तो अनुष्टुप है ना, क्योंकि एक लाइन अगर मुझे यहाँ तक मिल जाती, फिर दूसरी लाइन होती, इसी लाइन में अगर 8 वर्ण होते तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बातें तो आगे भी हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करो, जैसे मान लो ये मिल गया आपको, तो आप भाई ये 8 वर्ण यहाँ तक आए, है ना, बाकी भी तो है ना, कोई और भी छंद हो सकता है। तो आप एक काम करो, 8 वर्ण अपने को तो पलक झपकते ही तो आंसर निकालना है ना। तो अभी आधा टाइम हो रहा है, अपने इतनी जल्दी पलक नहीं झपकेगी आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही और मिल गए आगे। तो अब तो बात एकदम 100% क्लियर हो गई भाई। 8 पहले मिले थे, 8 बाद में मिले थे, 16 मिल गए। 16 वर्णों में कोई दूसरा छंद हो ही नहीं सकता, है ना, किसी भी कीमत पर। अगर होता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं भी उस पर रिसर्च करूंगा। अब आपको क्या हुआ, अभी भी आपकी पलक झपकी नहीं है। 8 इधर गिन लिया, 8 अधिक गिन लिया, 16 हो गए। 1000% अनुष्टुप छंदी है। लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ें वेरीफाई और करनी है अपने को। देखेंगे कि पांचवा है ये लघु है, छठा गुरु है, बस हो गया काम। इसके बाद में कुछ मत देखो, उसके बाद में देखोगे तो सिर्फ टाइम खराब करोगे और कुछ नहीं करोगे। आपका काम यहीं पर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपको अगले 8 गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे जैसे पूरे छंदों को पढ़ेंगे ना, तो आप में इतना आत्मविश्वास आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपको अनुभव इतना हो जाएगा कि आप एक आंख बंद करके, है ना, एक आंख बंद करके पता लगाएंगे कि हाँ ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है ना। ये इतना डरने की जरूरत नहीं है ना। ये डर है ना, ये अभी है। पूरे छंद पढ़ने के बाद में तो बस देखते ही बता देंगे हाँ ये पहला चरण यहाँ तक है, दूसरा यहाँ तक है ना। तो आपके 8 वर्ण गिने और 5वां छठा बताया और काम खत्म, ठीक है ना। तो इस डर को मिटाना है मित्रों, ये डर को मिटाना है ना। सबसे बड़ी समस्या होती है परीक्षा पास करने में, वो डर की होती है। डर है ना, ये पता नहीं आपको उलूल जुलूल क्या क्या पढ़ाता रहता है। आप पता नहीं क्या क्या नोट्स पढ़ते रहते हो, कहाँ कहाँ से चीज़ें इकट्ठी करते रहते हो, और इतना उलझ जाते हो कि समझ में नहीं आता कौन सा पढ़ूँ, कौन सा याद हुआ। इतने में परीक्षा नज़दीक आ जाती है और एकदम से उलझ जाते हो ना, कॉन्फिडेंस शून्य पर कांपते हुए हाथों से ना परीक्षा में जाते हो। तो ये सब नहीं करना, इस डर को मिटाना है। देखो मैं आपको बताऊँ, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि परीक्षा में सारे प्रश्न ऐसे आएंगे कि आप बस देखते उलझ जाओगे, सारे जटिल आएंगे। ऐसा मत सोचो आप। परीक्षा में आपको बहुत अच्छे और आसान प्रश्न मिलने वाले हैं। देखो मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा, मेरी बात को आप ध्यान से सुनो। आप मान लो शिक्षक हो और आपको कहा प्रिंसिपल सर ने कि आप 8वीं क्लास का एक पेपर बनाओ, है ना। मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको अच्छी लगेगी। 8वीं का पेपर बनाना है। अब आप क्या करोगे, आपको यूनिट टेस्ट बनाना है, उसमें 10 प्रश्न देने हैं बच्चों के लिए 8वीं क्लास में। तो आप पेपर बनाने बैठे तो 8वीं की संस्कृत की बुक लोगे, पहले पाठ से 2 प्रश्न दे दिया, तीसरे से दे दिया, चौथे से दे दिया, वहीं से पाठों में से आपने 7 प्रश्न बना दिए।
यहाँ तक आपने क्या किताबों से उठा उठा के दी थी, सामान्य बात है, वही तो बच्चों को पढ़ाया था, वहीं से उसी में तो प्रश्न देना है, आपने लाइन टू लाइन वहीं से उठाया और वो दे दिया, है ना। लेकिन 7वां प्रश्न बनाते बनाते आपका ईगो जागता है, आपका ईगो जागता है और आप सोचते हैं कि यार कुछ तो अलग दूं ताकि बच्चों को लगे कि हाँ प्रश्न पढ़ते हैं मैडम को याद कर ले बच्चे के, हाँ मैडम भी कुछ है। तो आप फिर क्या करते हैं, 8वां 9वां और 10वां प्रश्न है वो अपने विवेक से बनाते हैं। ये सामान्य टेंडेंसी है, सबकी टेंडेंसी है। फिर आप क्या करते हैं, अपने विवेक से प्रश्न बनाते हैं जो कि सीधे सीधे आपकी किताबों में नहीं हो। वो इसलिए बनाते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा ये चेक कर लें कि हाँ बच्चे समझ भी रहे हैं ना। अगर बात थोड़ी सी घुमा के पूछ लें तो बच्चे कैसे जब रिएक्ट करते हैं, तो वो प्रश्न बनाते हैं। मान लो आपने 8 और 9 और 10 नंबर का प्रश्न अपने विवेक से बनाया। अब आपके साथ क्या होता है, आपके साथ ये होता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि मैंने जो प्रश्न खुद से बनाया है वो वाक्य शुद्ध है कि नहीं है। उसके लिए 4 पेज पलटने पड़ते हैं। फिर आपने 4 विकल्प बनाए तो आप वो भी देखते हो कि चारों विकल्प तर्कसंगत तो हैं, इससे संबंधित तो है, कोई उलझुल तो नहीं है। फिर उनमें वाक्य शुद्धिकरण है कि नहीं है, शब्द शुद्धिकरण है कि नहीं है, कहीं विसर्ग नहीं छूट गया, धातु रूप शब्द रूप सारे आप देख करके आश्वस्त होकर के फिर बनाते हैं। तो ये मेहनत आप 10 के 10 प्रश्नों में नहीं करते, आप इन 1-2 प्रश्नों में थोड़ा सा विवेक लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 चीज़ें अलग से देखनी पड़ती हैं। इसलिए सारे के सारे प्रश्न आप ऐसे मतलब वो विवेक वाले तर्क वाले नहीं बनाते। सामान्य टेंडेंसी हर आदमी की है। तो वो ये सेम इस बात है ना, ये बात है, ये आपके पेपर सेटर पर लागू होती है। वो भी जो प्रश्न बनाता है ना वो लगभग 80% प्रश्न है ना वो सीधे सीधे उठाता है, सीधे सीधे। आप डरो मत, इस डर को निकाल दो। 80% प्रश्न तो सीधे सीधे उठा लेगा। आपने कई बार देखा ना, परीक्षा के बाद में न्यूज़पेपर में खबर आती है कि फ्लड गाइड में तो 150 में से 130 प्रश्न लाइन से ही आ गए हैं ना। कई बार ऐसी खबर पढ़ने को मिलती है। तो वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पेपर सेटर आप ऐसे मानते हो कि वो 22 साल का लड़का पेपर बनाएगा, नहीं बनाएगा ना, वो सीनियर आदमी होगा। तो वो हर बार किताबों में गोता लगा लगा के प्रश्न बना दे, ऐसा संभव नहीं है। तो वो बहुत इजी प्रश्न आने वाले हैं ना। कुछ प्रश्न आएंगे जो आपके आर्ग्यूमेंट, आपके तर्क, आपकी बुद्धि, आपके IQ से संबंधित होंगे, वहाँ से कट ऑफ निर्धारित होती है। तो हर टाइम इस डर में मत रहा करो कि पेपर बहुत जटिल आएगा, उलझे हुए प्रश्न आएंगे ना। तो आप इस बात को, इस डर को आज यहीं निकाल दो कि बहुत इजी चीज़ें हैं ना। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो RPSC है ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये बहुत ही समझदार और जिम्मेदार लोगों का संगठन है ना। इसमें जो लोग हैं वो बड़े मेंटली, मानसिक रूप से मैच्योर हैं और संवेगात्मक रूप से बड़े संवेदनशील है ना। जो पेपर सेटर होता है वो ऐसा प्रश्न कभी नहीं बनाएगा कि बच्चा परीक्षा में देखते ही बेहोश हो जाए ना, ऐसा प्रश्न कभी नहीं बनाएगा। वो प्रश्न बहुत ही सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों में IQ लगता है, तर्क लगता है ना, आर्ग्यूमेंट लगता है। और वो आर्ग्यूमेंट में कौन सी बहुत ज़्यादा कोई इसमें समीकरण, केमिकल रिएक्शन थोड़ी करवाने हैं, वो आपकी समझ से हैं। और समझ का मामला अपना चल ही रहा है, हम एक एक बात को समझ ही तो रहे हैं, रट थोड़ी रहे हैं ना। तो ये बातें बहुत इजीली आपके साथ होने वाली हैं। आप तो बस इस डर को निकाल दो। जीवन में इस डर को जिसने निकाल दिया ना, उसने जीवन में वो सब पा लिया जो उसने मन में सोचा था। और उस आदमी ने जिसने डर के साए में हमेशा ज़िंदगी जी है, उसको जीवन में वो कुछ नहीं मिला जो उसने सोचा था। तो डर को निकालना बहुत ज़रूरी है।